खेल के मैदान से के एक और एडिशन में आपका खैर मकदम है और मैं हुमायूं आपसे मिल रहा हूं SHQ रेडियो एक्टिव पे। इतवार के इतवार अब स्पोर्ट्स प्रोग्राम में इस मैगजीन में मिलते हैं। साल का अंत हो चुका है, 2021 तारीख में चला गया। 2021 की बातें हम अगले प्रोग्राम में कुछ करेंगे, कुछ चीदा चीदा खेलों की बातें और कुछ इवेंट्स की बात। आज जो पिछले हफ्ते हुआ उसकी बात करेंगे। और जो पिछले हफ्ते की बात करता हूं तो पहले मुझे लगता है ये टोपी पहननी चाहिए। इंडिया ने एक रिजाउंडिंग जीत हासिल की सेंचुरियन में। मैंने कहा था मुश्किल हो सकती है इसलिए कि टीम का जो माहौल है उसकी वजह से, लेकिन कभी ये माहौल जो है ना, ये मदद करता है टीम को जुड़ने में और साबित करने में, बाकियों को दिखाने में कि हम ये नहीं मानते कि माहौल वगैरह क्या है, हम खेलने आए और हम खेलेंगे अच्छा। और इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, टीम इंडिया ने। मैच के हवाले से भी बात करूंगा, एशेज भी डिसाइड हो गई, सब पे बात होगी, लेकिन ज्यादा बातें मैं आपके सवालों के हवाले से करूंगा, इसलिए कि उनमें ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसके जवाब में ये सीरीज डिस्कस होंगी। तो जो पहला सवाल मेरे सामने है, बिलाल नायक पूछते हैं, जगह का नाम नहीं लिखते हैं, विल इंडिया मेक हिस्ट्री इन साउथ अफ्रीका? दे हैव स्टार्टेड वेल। अब यह देखना है कि ये लीड सरेंडर ना हो। अगर 1-0 की लीड ली है तो लीड सरेंडर ना हो। सेंचुरियन के मैच को अगर हम डिस्कस करें, टॉस जीता इंडिया ने और कहा कि हम बैटिंग करेंगे। सबने सोचा कि बॉलिंग करनी चाहिए थी, विकेट मिलते, लेकिन सेंचुरियन की हिस्ट्री ऐसी है कि जितना जितना मैच आगे बढ़ता है उतना विकेट डिफिकल्ट हो जाता है। और वहां क्रेडिट जाता है मयंक अग्रवाल और KL राहुल को, जो उनकी पार्टनरशिप रही, उसी से गेम बन गई। क्योंकि अगर आप देखें 273 for 3 इंडिया पहली इनिंग में, 327 ऑल आउट, दूसरी इनिंग में 174, तो ये कुल मिला के कोई 225 या 27 रन बनते हैं आखिर के, जिसमें इंडिया 17 विकेट खोता है। तो शुरू के जो 3 विकेट हैं जो उनसे स्कोर हुआ, उसी से इंडिया मैच जीती। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी कि साउथ अफ्रीका के बॉलर इंडियन बैट्समैन को नहीं खिला रहे हैं, उनकी लेंथ भी गलत है। पहले दिन का खेल सिर्फ हुआ था, एक तो दूर है बॉल बैट्समैन से, वो थोड़ा बाहर भी है, वो नहीं खिला रहे हैं, उन्हें बॉल जाया की, और जेडेड नजर आ रहे हैं, थके हुए पहले दिन नजर आ रहे हैं। और वो जो पहले दिन की बॉलिंग थी जो उन्हें सही नहीं की, उससे साउथ अफ्रीका ने मैच हारा। और एक और बात हुई थी, अगर आपको याद होगा, आप देख सकते हैं मेरा पिछला प्रोग्राम, मैंने कहा था कि जब इंडियन पेसर इसी विकेट पे बॉल करने आएंगे, आपको लगेगा ये विकेट ही नहीं है, वो इतनी जबरदस्त बॉलिंग करेंगे। और इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं, फास्ट बॉलिंग है। और वही साबित हुआ कि जो फास्ट बॉलिंग इंडिया की थी, लेड बाय शमी, 8 विकेट लिए मैच में, बुमराह ने 5 लिए, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, शार्दुल ठाकुर ने इंपॉर्टेंट विकेट ले लिया आके। हालांकि यहां कुछ लोगों ने कहा यह भी कि वो तो JNK के किसी क्लब में सिलेक्ट नहीं होंगे जब वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, इंग्लैंड में अच्छा खेला, यहां अच्छा परफॉर्म करें शार्दुल ठाकुर। और एकदम आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आई बैटिंग जो है साउथ अफ्रीका की। इंडियन फास्ट बॉलर्स को पता है उनके पास मुल्क में कंडीशन ऐसी नहीं है टू सपोर्ट देम, सो दे वर्क डबली हार्ड ऑन ड्राई लाइफलेस विकेट्स टू बोल वेल। और वो वहां दिख रहा था क्या बेहतरीन लेंथ और क्या मूवमेंट इंडियन बॉलर्स की रही है। और अगले टेस्ट में जब जाएंगे, साउथ अफ्रीका को बैटिंग अच्छी करनी होगी और बॉलिंग भी बेहतर करनी होगी। और ये मैंने मुल्डर की बात कही थी, वो क्यों खेल रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था जो ये बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स पे डिपेंड करते हैं कि ये बैटिंग में नहीं चला तो बॉलिंग में कर लेगा, उसमें नहीं चला तो इसमें कर लेगा, वो टीम कभी नहीं जीतती है। ओलिफर खेले होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। विकेट टेकिंग बॉलर बाहर रहा और एक सो कॉल्ड ऑलराउंडर खेल गया मैच में। एक मामला यह हुआ और इंडिया पॉजिटिव था विद 5 बॉलर्स, दे वेंट इनटू द मैच। बिलाल नाइक के सवाल में एक और बात भी है, वो सिराज के हवाले से है कि आपको क्या लगता है सिराज कैसे बॉलर है। पहली सीरीज में डिप्लीटेड इंडियन साइड था, उसका अटैक लीड किया इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने, 13 विकेट लिया। इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग की, जो इंडिया ने टेस्ट मैच जीता उसमें 8 विकेट लिए। मैंने तो मैच बैट्समैन ही होना था तो बैट्समैन को मिला, लेकिन इन्हें 8 विकेट लिए उसमें। और होल्डिंग ने, नासिर हुसैन ने, अथरटन ने बहुत तारीफ की, कहा ये बहुत अच्छे बॉलर है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये सीधी बॉलिंग करते हैं,
इनको बॉलिंग नहीं आती है। बैट्समैन बेवकूफ हैं जो इनकी बॉल पे आउट होते हैं क्योंकि ये सीधी बॉल करते हैं। लेकिन हमने सीधी बॉल नहीं देखी, हॉस्टिलिटी देखी, पेस देखी, एग्रेशन देखा, मूवमेंट देखी इनकी बॉल में। और एक फायदा उनको ये हुआ कि वो कोहली की आईपीएल टीम में खेलते थे और कोहली ने उनको करीब से देखा था और कोहली उनका पोटेंशियल समझ गए थे, जिसकी वजह से इंडियन टीम में उनको बहुत फायदा हुआ। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कहा है रमीज राजा बड़े इंटरेस्टेड हैं ड्रॉप इन पिचेस में, और कहते हैं कि इनसे हमारा क्रिकेट इंप्रूव होगा, क्या होगा या नहीं होगा। इसी हवाले से वसीम शेख करालगुंड हंदवारा से पूछते हैं कि ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है, पीसीबी पैसा जाया करने जा रहा है, वो जो वहां पिचेस थी या सब कॉन्टिनेंट में पिच थी, इसी से सब कॉन्टिनेंट में अजीम खिलाड़ी पैदा हुए हैं जो जिन पिचेस पे वो खेलते हैं, और जो पिचेस हैं तो फिर ड्रॉप इन पिचेस क्यों जरूरी है। कि वो कुछ रमीज राजा को लगता है कि ये कोई बात है कि इससे कुछ और तब्दीली आएगी, फिर ड्रॉप इन पिचेस कैसा बिहेव करेंगी उन कंडीशंस में, उस मौसम में जहां वो नहीं बनी होगी, वो दूसरे मौसम में, दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में वो लगाई जाएंगी। पता नहीं इसका अंदाजा उनको है या नहीं है। हमने इश्तियाक खान साहब से बात की है जो क्यूरेटर हैं सीनियर बीसीसीआई के, कि अगले प्रोग्राम में पॉसिबली हम आपको बताएंगे कि ड्रॉप इन पिच क्या होती है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मुश्ताक लोन तुर्कमांगम शुपियन से पूछते हैं कि हाउ मच लॉन्ग विल 39-year-old एंडरसन कीप प्लेइंग। मेरे ख्याल में ये तो उनको खुद डिसाइड करना है और ये डिसाइड करेगा उनकी परफॉर्मेंस और उनकी सिलेक्शन कमेटी। अब आपने बात की है तो इंग्लैंड की टीम की जानी बात एशेज की करते हैं। चलिए एशेज में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। मेलबर्न टेस्ट में क्या हुआ। मेलबर्न टेस्ट 2.5 दिन में खत्म हुआ और इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर सका। मैंने पहले भी कहा था टूर से पहले कि इनके पास बैटिंग बिल्कुल ही नहीं है। एक स्टोक्स हैं, वापस आए हैं बहुत देर के बाद, 1 साल क्रिकेट नहीं खेली है, और रूट एक बैट्समैन है। बाकी ये 30 और 25 और 28 की एवरेज वाले मुश्किल से क्रिकेट में दे हैंग ऑन टू टेस्ट क्रिकेट, जस्ट हैंग ऑन। इनका डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है, इनके पास पोटेंशियल नहीं होता उतना। इनकी कैपेसिटी 60 रन की होती है मैक्सिमम, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे 400 की इनिंग खेली जाएगी। तो ये मामला रहा इनके साथ। हार की वजूहत बहुत होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला लेकिन टीमों में इतना फासला नहीं दिखना था हमको जितना दिख रहा है। एक टीम डेसिमेट हो रही है टोटली, इनको कुछ नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी बैटिंग इश्यूज थे, बैटिंग वोज थे। और बोलैंड 6 विकेट 7 रनों पे ले जाए ना उम्मीद थी ना कैपेबिलिटी दिखती है। इंग्लैंड का मसला क्या है? इंग्लैंड का सारा फोकस, अटेंशन, मुझे लगता है प्लेयर कैसे रोटेट होंगे, कब कौन खेलेगा, उसी पे वो सारा ध्यान देते हैं। सारी प्लानिंग उसी पे है। ब्रॉड और एंडरसन कब खेलेंगे, इनको कब रेस्ट मिलेगा, वुड कब खेलेगा, वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो मैच का रिजल्ट, मैच की प्लानिंग बिल्कुल नजर नहीं आती है। सिल्वरवुड लुक्स लाइक मोर ऑफ डेड वुड। वहां जो कोच है कोई इंपैक्ट नहीं है उनका। और रूट तो होपलेस कैप्टन थे ही पहले, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गए हैं। 9 डिफीट मिली है उनको साल में, तो उनकी बैटिंग अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सडनली हमें लगता है कि इंग्लैंड की टीम को पता ही नहीं है कंडीशंस कौन सी हैं ऑस्ट्रेलिया में, कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए और किनको खिलाना चाहिए। यह भी एक मामला है। और बकौले बहुत से पुराने खिलाड़ी, खासकर इयान बोथम, तो हमें लगता है कि इंग्लैंड के पास नो हाउ ही नहीं है कि हमें टेस्ट मैच में प्लान कैसे करना है और हमें क्या करना है। वो मैदान में उतर जाते हैं, फिर देखते हैं दूसरी टीम क्या करेगी। बिल्कुल सही है, इंग्लैंड की यही हालत है और इस सीरीज में यही हालत रही है। वहां से ऑस्ट्रेलिया के कई एक प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं और एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं। पिछले मैच में हारिस ने स्कोर किया, किसी ने नहीं किया, तो उन्हें इनिंग बना ली। स्टार्क इस सीरीज से पहले डाउटफुल थे, अच्छा खेलेंगे नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनने रिचर्डसन ने 5 विकेट लिए, उनको ड्रॉप किया, बोलैंड को खिलाया क्योंकि उनका होम ग्राउंड था, का कंडीशन बेटर जानते हैं। उसके बरक्स इंग्लैंड सारा टाइम सोचता है 39 और 35 साल वाले को कहां खिलाएं कहां ना खिलाएं, बाकी बाद में देखेंगे टीम का क्या होगा। और इज हैंगिंग ऑन ऑफ दीज 2 प्लेयर्स गुड फॉर इंग्लैंड? दैट्स आल्सो डाउटफुल। एक सवाल है इसी हवाले से, यह है अशरफ भट्ट सेल बड़गाम से कहते हैं कि एशेज तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंग्लैंड लगता है इंग्लैंड इज इन टोटल शैम्बल्स एंड अ 6th रैंक्ड बॉलर decimates them, take all their wickets। देखिए हम बोलैंड को रन डाउन भी नहीं करेंगे, अच्छे बॉलर हैं, एग्रेसिव बॉलर हैं, ठीक बॉलिंग करते हैं। ऐसे ही कोई नेशनल टीम में नहीं आता है कि उनमें काबिलियत नहीं होगी।
और जो ये टॉप के 5-6 बॉलर होते हैं इनमें कम डिफरेंस होता है, एक ज्यादा बहुत अच्छा होता है, बाकी 4-5 तकरीबन 19-20 का मामला होता है उनमें। तो इसलिए लेट्स गिव क्रेडिट टू पोलैंड। आरिफ रशीद भट्ट नौपुरा चाडोरा से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट फ्यूचर ऑफ वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर एंड ईशांत शर्मा। वहाब रियाज और हफीज और मलिक के फ्यूचर के बारे में अभी पाकिस्तान सिलेक्टर्स ने पूरी तरह डिसाइड नहीं किया है। खत्म ही हो रहा है करियर इंटरनेशनल उनका। आमिर डजंट डिजर्व अ लुक इन इंटरनेशनल क्रिकेट, खेलते रहे लीग्स, उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं रही है। और ईशांत शर्मा का मेरे ख्याल में आखिरी दौर है, ही इज हैंगिंग ऑन, नहीं तो जगह नहीं बनती थी। जब उमेश यादव बाहर बैठे हैं तो ईशांत शर्मा कहां खेलेंगे, और बाकी जिनके आपने नाम लिखे हैं वो लीग्स में खेलेंगे, अपना करियर प्रोलॉन्ग करेंगे, लेकिन ईशांत शर्मा का मुझे शक है उनको लीग में भी कोई लेगा। और यहां एक अहम खबर आपने सुनी होगी, डिकॉक ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली। पहले कहा गया था कि वो पैटर्नल लीग पे जाएंगे और अगला टेस्ट नहीं खेलेंगे, लेकिन अब रिटायरमेंट ले ली है। बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, विकेट कीपर अच्छे हैं, 27 साल के, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड में भी हरकत ऐसी की कि एक मैच में ड्रॉप हुए वो, और छोटे फॉर्मेट में टेस्ट से ज्यादा अच्छे हैं। इंडिया उनकी फेवरेट टीम है हर फॉर्मेट में पीटने के लिए, लेकिन जा रहे हैं। और अब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, वो कहते हैं मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूं, तो क्या वो जो लीग्स वगैरह हैं वो खेलेंगे। टेस्ट मैच तो इतने होते नहीं है कि जिनकी वजह से उनको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उनका अपना फैसला है, उनकी मर्जी है, जो चाहे वो करें। लेकिन बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बहुत जल्दी जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। ये एक इम्पैक्ट भी है इन लीग्स का कि अपना करियर प्रोलॉन्ग करेंगे, पैसा भी मिलता रहेगा, क्रिकेट में भी रहेंगे, और उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी जितनी टेस्ट क्रिकेट में करनी है, और उतना प्रेशर भी नहीं होगा। तो इसलिए डिकॉक की रिटायरमेंट इट्स अ शॉक। और रॉस टेलर इस सीजन में जो समर होगा न्यूजीलैंड का, उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, लेजेंड विदाउट डाउट ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट। उनकी बात तब होगी। हाल ही में एक कमेंट हमें मिला था जिसमें कहा गया था कि जब टॉनी ग्रेग की बात है कि उनकी बात की जाए इस प्रोग्राम में, जरूर करूंगा उनकी बात। टॉनी ग्रेग के वालिद जो थे वो स्कॉटलैंड के थे, वालिदा उनकी साउथ अफ्रीका की थी, वो अफ्रीकन बॉर्न है, लेकिन क्योंकि फादर स्कॉटिश थे इसलिए उनको इंग्लैंड से खेलने का मौका मिला। तकरीबन 6 फुट 7 इंच के लंबे थे टॉनी ग्रेग, और 67 में उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला, ससेक्स के लिए खेलते थे, और जब बैटिंग करने गए 30 पे 3 आउट थे ससेक्स के, और ब्रायन स्टेथम, पीटर लीवर और हिक्स बॉलिंग कर रहे थे, तीनों इंटरनेशनल खिलाड़ी, और इनने जाके पहले मैच में 20 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास में 156 रन बनाए, और उसी सीजन में 25 रन देके 8 विकेट भी लिए ग्लॉस्टरशायर के। तो ही अनाउंस्ड हिज अराइवल जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल। उन्हें इंग्लिश काउंटी सीजन में 6 मरतबा साल में 1000 रन बनाए। उन्होंने 58 टेस्टों में तकरीबन 3600 रन बनाए, 41 के करीब उनकी एवरेज है। उनकी खास बात यह है कि उनकी ओवरसीज एवरेज बैटिंग में तकरीबन 47 है और होम एवरेज तकरीबन 35 है। वो मुल्क के बाहर बहुत अच्छा खेले हैं, और उनका बर्थडे और रिची बेनो का बर्थडे सेम दिन आता है। एंटनी विलियम ग्रेग या टॉनी ग्रेग फास्ट बॉलिंग करते थे और बैटिंग करते थे, और हैरानी आपको ये होगी कि वेस्ट इंडीज में 1974 में त्रिनिडाद के मैच में, टेस्ट मैच में, इनने ऑफ स्पिन करके 13 विकेट लिए। यहां पर एक बॉलिंग की वो 13 विकेट लिया। वो उनकी लाइफ की बेस्ट फिगर्स हैं, 13 for 156 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इसी सीरीज के अगले मैच में इनने अपना हाईएस्ट स्कोर किया, 148 वेस्ट इंडीज में बारबाडोस में, और इस मैच में 6 विकेट भी लिए 164 रन पे। और जब इनकी टेस्ट डेब्यू हुई तो उसमें इनने पहली इनिंग में 57 रन बनाए, जब इंग्लैंड ने कुल 249 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के साथ 1972 पे ओल्ड ट्रैफर्ड में। सेकंड इनिंग में इनने 62 रन बनाए और 4 विकेट भी लिए, 53 रन देकर, और इंग्लैंड को मैच जिता दिया। ये डेब्यू था टॉनी ग्रेग का। एक और इनिंग इनकी बड़ी अहम है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में 1974 में। ये वो सीरीज है जिसमें इंग्लैंड को नए प्लेयर लाने पड़े लगातार, क्योंकि किसी लखस का हाथ, किसी का बाजू, डेविड लॉयड का सर टूट रहा था थॉमसन लेली के सामने। तो पहला टेस्ट ब्रिस्बेन था, ग्रीन विकेट था, और लेली थॉमसन ने कमर तोड़ दी इंग्लैंड की, और इन्हें 110 रन बनाए, और उसमें वो भी
शॉट्स थे कि जब ये क्रीज छोड़ के 3 कदम बाहर निकलते थे, जेफ थॉम्सन को 100 मील की स्पीड वाले बॉलर को उनके सर पर से ग्राउंड के बाहर मारते थे। तो ये टॉनी ग्रेग थे, क्योंकि हम आज देखते हैं किसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट, फाइनेस्ट, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किसी ने विकेट ले ली, इतने लिए नहीं है कभी किसी ने, ना पता किया, ना हमें पता है, ना आइडिया है कि क्रिकेट में कौन कौन पैदा हुआ और कैसा कैसा खिलाड़ी पैदा हुआ है। जब भी इंडिया आए, इंडिया के दौरे पे इंडिया के लिए बहुत मुश्किल की, बैटिंग में आउट नहीं होते थे इंडियन टीम से टोटली। और 15 साल के बाद इनकी कैप्टनशिप में यहां आके 76-77 में इंग्लैंड ने सीरीज जीती। सीरीज में इन्हें एक बहुत डिफरेंट पॉलिसी अपनाई, कहा कि बैटिंग करके इंडियन स्पिनर्स को थकाओ, दिन में सिर्फ 170 ही रन बनाओ, मगर विकेट मत दो, स्कोर 320-30 तक ले जाओ तो मैच जीत सकते हो। उसमें इनने विकेट कीपर थे इनकी टीम में, 3rd विकेट कीपर टोलचर्ड, उसको एज बैट्समैन खिलाया, वो टोलचर्ड यही काम करते थे, उसके साथ टॉनी ग्रे खुद रन बनाते थे, और ये वो सीरीज जीत गए प्रसन्ना बेदी और चंद्रशेखर के खिलाफ, जो बहुत मुश्किल था, और वेंकट राघवन भी थे। ये अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंगों में से एक मानते हैं 103 जो इन्हें एक ब्रोकन विकेट पे कलकत्ता में बनाए हैं इसी ग्रेट स्पिन अटैक के खिलाफ। और इंडिया का क्राउड इनका दीवाना था, और ये क्राउड के साथ ऐसे इंटरेक्ट करते थे, शायद इंडिया के किसी प्लेयर ने फर्क नहीं किया है, इनके इशारों पे क्राउड नाचता था। मगर टॉनी ग्रेग और कंट्रोवर्सी से बड़ी जुड़ी रही। 1974 में जब एक खेलने गए थे जिसमें सीरीज में ने बहुत अच्छा खेला, तो दिन की आखिरी गेंद हुई, अंपायर्स ने डे कॉल ऑफ कर दिया, और उसके बाद टॉनी ग्रेग ने कालीचरण को रन आउट कर दिया। जूलियन खेल रहे थे, उन्होंने बॉल खेली, ने रन आउट कर दिया, क्योंकि इन्हें टर्न किया और ये पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, इन्हें रन आउट कर दिया, अंपायर ने आउट दे दिया। क्राउड ने हंगामा मचा दिया, वो तो बहुत लोग आते थे वेस्ट इंडीज में देखने मैच। और शाम को मीटिंग हुई इंग्लिश मैनेजमेंट और वेस्ट इंडीज बोर्ड की कि क्या किया जाए। तो माइक डेनिस ने कहा हम डिसीजन वापस लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई है कि टॉनी ग्रेग ने देखा नहीं, डे कॉल ऑफ हो गया, बेल उठा लिए गए, और यहां से इन्हें रन आउट कर दिया और अंपायर ने आउट भी दे दिया किसी तरह। तो नेक्स्ट डे कालीचरण को वापस बुलाया गया बैटिंग करने, और वेस्ट इंडीज के साथ ये सिलसिला इनका आगे भी चलता रहा। 1976 में इन्हीं की कप्तानी थी, तो इंग्लैंड का दौरा वेस्ट इंडीज ने किया। तो इनने कहा कि आप बहुत बातें करते हैं उनके फास्ट बॉलर्स की, रॉबर्ट्स की, होल्डिंग की, और बाकी इनकी बहुत बात आप करते हैं, मुझे नहीं लगता इनमें इतना दम है कि हमें ये गिरा देंगे, विल मेक देम ग्रोवल। देखिए, जब टॉनी ग्रेग ने कहा विल मेक देम ग्रोवल और विल मेक देम ग्रोवल, ये एक थोड़ा स्लैंग जैसा अफ्रीका में बोला जाता है, साउथ अफ्रीका में, कि मैं आपको रेंगने पे मजबूर करूंगा। तो होल्डिंग रॉबर्ट्स एंड कंपनी, रिचर्डसन लॉयड्स एंड कंपनी को ये हजम नहीं हुआ, और उसके बाद कुछ ऐसा हशर हुआ इनका कि ब्रायन क्लोज 42 साल की उम्र में टीम में आए, किस किस को लाना पड़ा, कितने लोग जख्मी हुए, रिचर्ड्स ने रन प्लंडर किए, होल्डिंग ने और रॉबर्ट्स ने छक्के छुड़ा दिए टीम के, और 3-0 से सीरीज जो है वो वेस्ट इंडीज जीत गया। और ये कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन बन गई एक हिसाब से, क्योंकि कुछ ज्यादा तीखा लफ्ज इस्तेमाल किया था टॉनी ग्रेग ने। एक और चीज जिसके लिए टॉनी ग्रेग जाने चाहते हैं वो है वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। 1977 में जब सेंटेनरी मैच हुआ, उसके बाद टॉनी ग्रेग कैरी पैकर से मिले, मुलाकात हुई, तो कैरी पैकर ने कहा अगर कोई खेल दुनिया में है जिसे हाईजैक किया जा सकता है, जिसमें यह अलग लीग बनाई जा सकती है, वो सिर्फ क्रिकेट है, क्योंकि ये वो खेल है जिसमें जो परफॉर्म करते हैं यानी खिलाड़ी, वो सबसे ज्यादा अंडरपेड है। वो एकदम आपके पास आएंगे जब आप उनको वही देंगे मुआवजा जो वो डिजर्व करते हैं। टॉनी ग्रेग ने कहा कि जो माइक डेनिस, काउड्री और ब्रायन क्लोज के साथ हुआ, जब वो अच्छा खेल रहे थे, कैप्टन थे, टीम से निकाल दिया गया, वापस नहीं लाया गया, और उस स्टेज पे मैं जा रहा हूं, और इंग्लैंड ने एक अच्छा ऑलराउंडर पाया जो वर्ल्ड बीटर होगा, इयान बोथम, तो मेरी जगह तो ले ही लेगा टीम में, तो मैं आपका साथ दूंगा और मैं इसको प्रमोट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, प्लेयरों को कन्विंस करूंगा, लेकिन मैं खेल तक महदूद नहीं रहूंगा। अगर आप मुझे एज खिलाड़ी लेंगे, कुछ साल खेलूंगा, आप मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले, तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहूंगा और वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट भी चलाऊंगा। वो पैकर की ऑर्गेनाइजेशन में आए, फिर चैनल 9 के साथ बहुत साल रहे, और वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चल पड़ा। और वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ने क्रिकेटर्स की तकदीर बदल दी, और क्रिकेट को ऐसे बदला जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। ये भी पॉसिबल है अगर पैकर और टॉनी ग्रेग वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट लेके नहीं आते, ये कंसेप्ट रात को खेलने का, कलर कपड़ों का, सफेद बॉल का, काले स्क्रीन का, और क्रिकेट को एक नए अंदाज में पेश करना,
36-35 कैमराओं से कवर करना, और साथ में इसकी पब्लिसिटी, बिग बॉयज प्ले एट नाइट और वगैरह वगैरह बहुत चीजें करना, ये कंसेप्ट कभी क्रिकेट में शायद नहीं आते तो साल लग जाते हैं। और वो पब्लिसिटी क्रिकेट की हुई जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। उनको रेबल कहा गया, उनको चोर बताया गया, उनको बैन किया गया सारे खिलाड़ियों को। बाद में सब मानना पड़ा, पैकर का भी, और खिलाड़ी भी सारे वापस आए। क्रिकेट से जुड़े हर शख्स की कमाई बढ़ गई, चाहे वो अंपायर हो, स्कोरर हो, काम करने वाला और खिलाड़ी हो, सब मालामाल होने शुरू हो। और ये इनकलाब टॉनी ग्रेग ने कैरी पैकर के साथ मिलकर लाया। गुजर गए लंग कैंसर से 29 दिसंबर 2012 को टॉनी ग्रेग, और बोथम ने एक बात उस वक्त कही है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो बहुत सच है। He changed cricket for everybody. The game leaped forward and players started to get paid more substantial amounts. Players of today have a lot to be thankful for what they get to Tony Greig. रिची बेन्नो ने कहा, a man full of courage who made things happen in his life because of his courage. बाद में बेहतरीन कमेंटेटर और इंग्लिश स्पोर्ट्स के बहुत जबरदस्त अनबाइस्ड किस्म के कमेंटेटर, बड़े लाइवली, जिनकी नकल बाद में बहुत ज्यादा कमेंटेटर्स ने की है। सिडनी हिल बड़ी मशहूर थी, तब ग्राउंड का हिस्सा था जहां से लिली की चैंट होती थी। सिडनी हिल, वहां बड़े शैतान किस्म के लोग बैठते थे। उनने क्या किया, एक बार मैच में ब्रेक हुई तो टॉनी ग्रेग बाउंड्री पे खड़े हैं, तो वो एक इनके सामने एक ट्रे, उसमें 2 गिलास और एक बोतल लेके आए, बियर है या जूस है, वो पीने के लिए। ये बाउंड्री के बाहर खड़े हैं, ड्रिंक्स में सारे प्लेयर ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये वहीं खड़े फील्डिंग कर रहे हैं। तो टॉनी ग्रेग ने क्या किया, इनने वो बोतल खोली और जो उसमें चीज थी वो ऐसे जो शख्स लेके आया था उसके सर पे डाल दी, और क्राउड से चीख निकली, सब हंसने लगे। तो लोग हैरान हो गए कि यार इसने तो ये पीने के लिए लाया था, इसने इस पे डाल दिया, क्योंकि उसमें पीने की कोई चीज नहीं थी, उसमें किसी शख्स ने पेशाब किया था, यूरिन। वो लेके वो टॉनी ग्रेग को पिलाने आए थे। टॉनी ग्रेग उनके उस्ताद निकले वहां, और वैसे थे भी उस्ताद। वो सिली मिड ऑफ पे आके इंडियन बैट्समैन के सामने खड़े हो जाते थे, 6.5 पौने 7 फुट का आदमी, बातें करता, जो भी करता था, और कैच भी करता था, और परेशान करता था प्लेयर्स को। विश्वनाथ को गोद में उठा के यहाँ वहां घुमा लेते थे, उसके बाद कंसंट्रेशन खत्म उनकी। विश्वनाथ के लिए गैप एक रखते थे कट के लिए, बाकी 2-3 साइड फास्ट फील्डर हैंडल जैसे रखते थे, और वाइड बने ऑफ के बाद जब तक वो कट करके विकेट नहीं देते थे। तो Tony Greig will be missed, and he is being missed. But he has left great imprints on cricket, which cannot be forgotten and which cannot fall to statistics, जिनके पीछे आज हम दौड़ रहे हैं। ये मरतबा का सवाल जो हमारा था, उसमें हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी और कहा था ये खिलाड़ी है, इसने 17 टेस्ट सेंचुरियां बनाई हैं इंडिया के लिए, 4 सिर्फ मुल्क के बाहर, 4 एक ही मुल्क में, 3 एक वेन्यू पे। दिलीप वेंगसरकर 4 सेंचुरियां इंग्लैंड में, 3 लॉर्ड्स में, बाकी सारी इंडिया में। और कई एक ने सही जवाब दिया है, जिन्हें सही जवाब दिया है उनके नाम है पिछले हफ्ते के क्विज के, और पहले 10 सही जो मिले हैं वो ये हैं, उनके नाम: शब्बीर पोरा पुलवामा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, शब्बीर भट्ट शुपुरा चाडोरा, सज्जाद मीर जगह का नाम नहीं, शौकत अली अवानगुन पुलवामा, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, आबिद शफी माल मनपोरा सोपोर, और निसार चिश्ती जगह का नाम नहीं लिखते हैं, बिलाल खान चट्टी बांडी बांडीपोरा, और इश्तियाक वानी चट्टी बांडी बांडीपोरा। और विनर जब आज का सवाल पूछूंगा तब। डारूफ का सवाल है, और वो कहते हैं कि पूर्व चाडोरा से लिखते हैं कि अगर डीआरएस होता 80s और 90s में, तब के बॉलर, कई एक नाम लिखेंगे, वो बहुत ज्यादा विकेट ले लेते हैं और बहुत ज्यादा कामयाब होते बनिस्बत आज के बॉलर्स के। और हम ये देख रहे हैं कि आज इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद एरर्स हो रहे हैं अंपायरिंग में, तब कितने होते अगर टेक्नोलॉजी होती तो कितना फायदा होता। देखिए 2 पहलू हैं इसके, एक बात नहीं है। हो सकता है कुछ एक विकेट उन्होंने लिए हों, जब बैट्समैन चैलेंज करता तो वो नॉट आउट होता, जो उनके हक में आ गए। अगर आप कहते हैं अंपायरिंग में तब भी एरर्स थे, तो अगर ये कुछ विकेट लेते तो बैट्समैन कुछ मर्तबा नॉट आउट भी डिक्लेयर हो जाता। इवन आउट चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ये हो सकता था ना। फिर दूसरी बात कि आज जो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के बावजूद अंपायर एरर्स करता है, पुराने जमाने के अंपायर इससे बहुत कम एरर किया करते थे। जब स्लो मोशन आ गया टेलीविजन पे और फिर भी अंपायरिंग लोग कर रहे थे, हमने देखा
तो हमने देखा गलतियां ज्यादा नहीं हो रही हैं जितनी गलतियां आज हो रही हैं, और जितनी गलतियां डीआरएस की वजह से हो रही हैं, क्योंकि डीआरएस में पहुंची चीजें ऐसे ही छोड़ दी गई हैं एम्बिग्यूटी पे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। पिछले हफ्ते का क्विज कई एक सही जवाब मिले। देखिए पिछली मरतबा के विंग सर्कल के क्विज के हमारे जो विनर हैं वो है निसार चिश्ती, जो जगह का नाम नहीं लिखते हैं। जी हाँ, निसार चिश्ती पिछली मरतबा के क्विज के विनर। बहुत बहुत मुबारक निसार आपको, आप KKMS क्विज के विनर हुए। और याद रखें जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं इसमें आप जवाब देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग फेसबुक पे जो ग्रुप है उसके इनबॉक्स में, और कहीं नहीं। तो हमारा सवाल ये है, "9 years, 9 months, 9 days is associated with which sportsman and why?" शेख फयाज पूछते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन और सब कॉन्टिनेंटल टीम्स इन क्रिकेट प्रेफर फॉरेन कोचेस, जबकि यहां भी अच्छे कोच हैं, मुझे लगता है सब कॉन्टिनेंट में उनसे अच्छे कोच हैं। ये क्या बात है? 2-3 चीजें होती है, और कहते हैं क्या क्वालिफाइड होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन। ये सारे क्वालिफाइड कोच नहीं है, बहुत से पुराने प्लेयर जो हैं वो कहाँ क्वालिफाइड कोच, लेकिन उनके पास तजुर्बा है, गेम की अंडरस्टैंडिंग थी तो उनको कोच बनाया गया। कुछ क्वालिफाइड भी होते हैं कोच, सीरियसली क्वालिफाइड, तो वो कोच बनते हैं। इसमें एक बात यह है कि शायद हमें आज तक ख्याल था कि जो फॉरेन कोचेज आते हैं उनका क्रिकेट खेलने का तरीका एग्रेसिव है, मैच विनिंग है, एटीट्यूड डिफरेंट है, तो इसीलिए हम उनको लाते हैं। लेकिन अब इंडिया में या पाकिस्तान में बाकी मुल्कों में भी ऐसा एटीट्यूड है, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़े तो लाने चाहिए। एक और चीज है, लगता ही अनबायस्ड होंगे, ये किसी रीजनलिज्म में किसी फेवरेटिज्म में नहीं आएंगे फॉरेन कोचेस, लेकिन हमने देखा फॉरेन कोचेस के भी फेवरेट्स थे। तो इसमें कोई डिसीजन नहीं हो सकता कि इंडिया और पाकिस्तान या इस सब कंटेंट में बेस्ट है या बाहर बेस्ट है। जो आपको सही दिखता है और जो आपके सिस्टम में फिट बैठता है वही बेस्ट कोच है, वो जो रिजल्ट देता है। वाजिद गुलजार वांडीपुरा से कहते हैं कि आपने बुखारी यूनिस को देखा है खेलते, हमने उनको 2000 के बाद देखा है और आप वीडियो देखते हैं, इसलिए हमें उनका की धार क्या थी हमें इतना लाइव मैच में पता नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग्स देखी है। और क्या हम उनको कंपेयर कर सकते हैं वेस्ट इंडीज के अजीम बॉलरों के साथ या डेल स्टेन के साथ? डेफिनेटली डेल स्टेन के साथ हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? डेल स्टेन कम उम्रों में टीम को ऑल आउट करते थे और मैच विनर थे और विकेट ले लेते थे। यही काम वकार यूनिस का था। 15 ओवर 12 ओवर में 5 विकेट, 35 ओवर की जरूरत नहीं पड़ती थी या 40 उन्होंने किए भी शायद कभी नहीं होंगे किसी टेस्ट में। ये बड़ी खास बात थी वकार यूनिस। और जो वेस्ट इंडीज के वो फास्ट बॉलर थे वो एक ऑरा था कि 6 हैं 4 खेल रहे हैं, फिर ये 4 खेल रहे हैं, रोटेशन की बीमारी नहीं थी उनको, और ना वो थकते थे ना वो उनका वो मामला था आज की तरह सारे टाइम बाहर एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मार्शल या होल्डिंग को जब वो एक स्पेल में 10 ओवर करते थे उस स्पीड पे, तो इसलिए डेफिनेटली ये उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के क्वालिटी और रैंक में आते हैं। बुखारी मिस, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, कॉलिन क्रॉफ्ट आते हैं उस लेवल पे। रिकॉर्ड ही देख लें उनका हर कंडीशन में। कहा गया कि क्रिकेट साइकोलॉजी का गेम है, बिल्कुल है, चेस की तरह कैप्टन को खेलना पड़ता है क्रिकेट के और बाकियों को। तो इंग्लैंड इज सीरियसली साइकोलॉजिकली डेंटेड, they have to do something special to rise. South Africa has to pull up their socks for batting, and India has to continue this bowling but bat better. क्योंकि थोड़ी सी नब्ज पकड़ ली इंडियन बैट्समैन की, बाकी पहले 3 विकेट आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने, तो इंडिया को कॉशियस होना होगा अगले टेस्ट में इस मामले में। मिलते रहेंगे खेल के मैदान से, मैं आज इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।